मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं मॉडल्स को। मॉडल्स जो का सबसे छोटा सा उदाहरण है फीडबैक एम्पलीफायर। तो जो आपका आउटपुट निकला उसका कुछ पार्ट हमने फीडबैक किया और उससे सिस्टम को स्टेबलाइज किया। उसी तरह से मॉडल बेस्ड रीजनिंग का में होता क्या है, अरे आप रेडियो बजाते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं? आपने वॉल्यूम बढ़ाया और आवाज़ निकल गई। अंदर में क्या हो रहा है, क्या हुआ नहीं पता, राइट? इट इज़ लाइक ब्लैक बॉक्स, अंदर में कुछ हो रहा है, हमने नॉब घुमाया, आउटपुट हमको ज़्यादा मिला, राइट? तो हम मॉडल बेस्ड रीजनिंग में क्या करते हैं कि वी मेक ए मॉडल, और उसके कुछ इनपुट हैं और कुछ आउटपुट हैं, उन दोनों को कोरिलेट करते हैं। बीच वाले मॉडल को हम नहीं देखते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है हमको नहीं, उसको हम एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसको यूजुअली कहा जाता है एल्गोरिदम। तो मैथमेटिकल एल्गोरिदम के द्वारा हम इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करते हैं, और जब भी कोई डाइवर्सन होता है, कोई चेंज होता है जो हमने प्रिडिक्ट किया वो नहीं हो रहा है, तो मॉडल अपने आप को चेंज करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट लाना चाहेगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड मॉडल बेस्ड रीजनिंग। यहाँ पर मॉडल अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज करता है, आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, आपके पास इनिशियल डाटा होना चाहिए और फाइनल रिजल्ट यू गेट इट। इसी को हमने लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट्स द सिस्टम बाय ए सेट ऑफ पैरामीटर्स ऑब्टेन्ड बाय सिस्टम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ये बेसिकली इसका यूज जो है वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, बट न्यूक्लियर इंडस्ट्री में हम बहुत सारा सेंसर्स यूज़ करते हैं जो आम केसेस में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर हमको घर के लिए कुछ यूज़ करना है तो हम कोई एक्स्ट्रा सेंसर को यूज़ नहीं करेंगे, उसी डाटा को एनालाइज करेंगे। अगर थोड़ी बहुत गलती भी हुई तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, 23 के बदले अगर 24 भी पहुंच गया इट इज़ फाइन, राइट? तो हम एक्स्ट्रा सेंसर नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा मिल रहा है उसी के आधार पर एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट प्राइमरी टाइप ऑफ मॉडल। यहाँ पर एक एयर हैंडलिंग यूनिट है जहाँ से हवा प्रेस किया जाता है, सप्लाई ऑफ एयर है, फिर एक डाटा है जो डैम्पर को ओपनिंग, एसी के ओपनिंग को कंट्रोल करता है, फिर एयर फ्लो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं, और एयर कंडीशनिंग जो स्पेस है वहाँ से हमको डाटा मिलता है कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर है या नहीं है। दिस इज़ जस्ट मैथमेटिक्स, इसको मैं दे छोड़ रहा हूँ। ये R&D बिल्डिंग है टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का, जिसका 11 फ्लोर है। हम 7th फ्लोर पर मेनली थे, जो 12,000 मीटर क्यूब पर आवर के स्पीड से यहाँ पर फैन कैपेसिटी थी। इट इज़ ए वेरी बिग स्पेस। इस तरह से लगे हुए हैं एक रूम के अंदर, एक रूम के अंदर लगभग 7 AC लगे होते हैं, AC कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। ये इसका रफ डायग्राम है, जो कैसे नीचे जो दिख रहा है वहाँ से एयर प्रेस होता है और वो डिफरेंट प्लेसेस से होके अंदर जाता है। हमने ये कई सारे फॉल्ट्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे 14 आवर पर हमने एक डैम्पर को ओपन कर दिया,
दूसरे में 2 डैम्पर को ओपन करके फिक्स कर दिया। इस तरह से डिफरेंट फॉल्ट्स हमने यूज़ किया। ये हमारा जो ओरिजिनल है और जो फॉल्ट के बाद है इनका है डाटा है। देखिए ये ओरिजिनल है, जो ये सारे के सारे जो डाटा हैं वो बता रहे हैं कि इनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। मैं बस आपको रिज़ल्ट बताना चाहता हूँ कैसे हम सिंपल डाटा का स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम एनालाइज कर सकते हैं। देखिए जब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया 5 और 6 में तो ये कितना हाई चला गया, तो हम बता सकते हैं कि इस तरह का जो हाई आया है इसका मतलब देयर इज़ सम प्रॉब्लम देयर। इस तरह का जैसे ही हमको रिस्पांस आएगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट इट एंड सेज कि हाँ ये 5 और 6 में प्रॉब्लम है, आप उसको चेक करें। और प्रॉब्लम भी बता देगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, वो फंस गया है वो भी बता देगा। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल जिसमें एकदम क्लियर शो कर रहा है। नीचे जो है वो नॉर्मल कंडीशन है और वो फॉल्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जैसे ही मिलेगा तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस डैम्पर में किस तरह की फॉल्ट आ रही है। और आज शाम को 5 बजे के बाद जब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम जाके इस डैम्पर को ठीक कर लेंगे। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह के किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको डाटा एक्यूमुलेट करना है। डाटा एक्यूमुलेट करना है मतलब किसी चीज़ का नॉर्मल में क्या स्थिति है उसका ढेर सारा जितना डाटा होगा आप सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल को उतना ही मजबूत बना सकते हैं। कम डाटा होने पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए एक के बाद अगला 2 सीरीज़ में 2 नंबर बताइए, एक है तो एक के बाद 1 3 5 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 1 4 7 हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। हमने कहा ओके अब आप 1 और 4 के बाद बताइए, तो देखिए स्टिल देयर आर मेनी ऑप्शंस। 1 4 7 हो सकता है या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो सकता है, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। लेकिन अगर हमने आपको एक सीरीज़ दे दी और तब एक पूछा कि इसमें क्या होगा तो आप फिक्स हो जाते हैं। जैसे 1 4 9 16 कर दिया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, 16 के बाद 25 ही होगा, राइट? उसी तरह से जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमको इनिशियल डाटा एक्यूमुलेट करना होता है कि नॉर्मल पोजीशन में क्या करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आपके पढ़ाई से का डाटा जब देखने को मिलता है, जैसे आप कहीं यहाँ से यूएसए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना % मार्क्स आया। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका 9th से मतलब 10th से 12th में इंक्रीज़ कर रहा है, 12th से बीएससी में इंक्रीज़ कर रहा है, बीएससी से एमएससी में इंक्रीज़ कर रहा है। यू हैव ए राइजिंग ट्रेंड, तो आपका ज़्यादा वेटेज हो जाएगा एप्लीकेशन का। लेकिन अगर आपने 10th में स्कोर किया 95% और आईसी में 80%, अगर ये वैसिलेशन होता है तो आपका अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता है। मतलब इसका जब फेवरेट क्वेश्चन आ गया तो इसने अच्छा कर लिया, फेवरेट नहीं आया तो अच्छा नहीं किया। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डाटा एक्यूमुलेट करते हैं, उसके आधार पर मॉडल बनाते हैं। मॉडल का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, इट इज़ प्योरली मैथमेटिकल, बेसिकली ऑपरेटर के रूप में यूज होता है। और मोस्ट फेमस इज़ कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं, मे बी 17/18 मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके किसी भी नंबर का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, बट इट गिव्स यू सम रिजल्ट विच इज़ सेम एज आउटपुट ऑफ द मॉडल, एक्चुअल आउटपुट।
मॉडल से हमने प्रिडिक्ट किया कि 25 डिग्री होना चाहिए और बाहर से ही 25 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब ये मैथमेटिक्स जो है वो हमारा काम कर रहा है। और इसी को हम लोग आजकल जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज़ ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार में इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स, जैसे CCDC मॉडल हो गया, RMPC मॉडल हो गया, इस तरह के मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं। सबका बेस है कि आप डाटा एक्यूमुलेट कीजिए और उसके आधार पर डिसाइड कीजिए। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल हुआ, बट जिन लोगों को इंटरेस्ट है उसको थोड़ा देख सकते हैं इंटरनेट पर, और चाहेंगे तो मैं कुछ पेपर्स भी भेज सकता हूँ। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ पर आपने पढ़ाई की है, वहाँ अगल बगल में आप प्रॉब्लम्स को देखिए, उनको महसूस कीजिए और ये सोचिए कि हम रिसर्च के द्वारा क्या इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे साथ थे, हमारे एक सीनियर थे श्याम रुद्र पाठक, बहुत फेमस हुए क्योंकि उनके आमरण अनशन से IIT में हिंदी को इंट्रोड्यूस किया गया। 17 दिनों तक वो आमरण अनशन में थे दिल्ली में। तो उन्होंने क्या काम किया पता है, कि वो चावल कूटने वाला जो ढेकी होता है उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ाएं, राइट। तो आप में बहुत एनर्जी है, ये एनर्जी आफ्टर 35 ये एनर्जी नीचे की ओर जाना शुरू करेगी। अभी आपके पास मौका है, आपने अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, आपके रिसर्च पेपर भी इजीली पब्लिश होंगे और आपको नया नया ऑप्शंस मिलेगा। हमारी एक स्टूडेंट थी, आपको उसकी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताता हूँ। सी वाज एक्चुअली मुझसे रिलेटेड नहीं थी, बट वो मुझको बचपन में राखी बांधती थी। मैं लगभग काफ़ी दिनों के बाद लौटा जब मुजफ्फरपुर, तो मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैंने BSc MSc PhD कर लिया, B.Ed M.Ed भी कर लिया और मैनेजमेंट की भी डिग्री ले ली है। तो हम बोले कि अब बस LLB ही बचा हुआ है, वो भी कर ही डालो। हम बोले करना क्या आगे, तो सोच रहे हैं अभी तो नौकरी नहीं मिल रही है, सोच रहे हैं एक दुकान खोल लेते हैं। ये हालत होती है जो डिग्री एक्यूमुलेट करते हैं। डिग्री हार्वेस्टिंग जी। जिनको ये पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट फॉल्ट बता दिया जाए कि ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा, ये डिटेक्ट किया जाए क्या प्रॉब्लम। जी। और आप चेंज देखिए, हमने कहा कि ठीक है, क्या तुम 2 घंटा रोज़ दिन काम कर सकती हो, लेकिन कर सकते हैं। और विदिन 2 years she was invited by Japan, then Tunisia, Egypt to deliver lecture। मतलब उनकी तरफ से सारा अरेंजमेंट उनका, पैसा उनका, और इसको जाके लेक्चर देना। और she was फर्स्ट यंग साइंटिस्ट अवार्डी, वीमेन साइंटिस्ट अवार्डी ऑफ DST। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई हम काम करें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका इनोवेटिव आइडिया आपको आगे लेके जाता है और आपको अपना बेस ठीक करना है। जितने भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप ISC को मजबूत कीजिए। आपको गेट में फ़ायदा होगा, नेट में फ़ायदा होगा, रिसर्च में फ़ायदा होगा। किसी भी मतलब फिजिक्स का बेस ISC होता है। जब मौका मिले, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी वर्मा की किताब उठा के पढ़िए, हेलिडे रेसनिक को उठा के पढ़िए। हम लोग को IT में कहा जाता था कि आप जितनी बार हेलिडे रेसनिक पढ़ेंगे उतनी बार एक नई चीज़ उससे आपको निकल के आएगी। यू ट्राई दिस। हमको लगता है कि आपको कोई दुख नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी होगी इसको पढ़ने के बाद। ओके, थैंक यू।